हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर चुके होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की होने वाली है। ये जो आपकी सेमेस्टर सेकंड की हिस्ट्री होने वाली है, आज हम उस हिस्ट्री की कवर कर रहे हैं। और देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है भारत का इतिहास 300 EC से 300 CE से 1200 CE। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये जो पूरी ही बुक है उसको मैं एक्सप्लेनिंग कर रही हूँ विद नोट्स। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट जो 1 है वो कवर करवा दी है और यूनिट 2 जो है वो भी हमारी कवर हो चुकी है। आज से हमारी यूनिट 3 स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। आगे जहां हमारी यूनिट 3 है वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है प्रारंभिक मध्यकाल की और गुप्तोत्तर राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा समाज में परिवर्तन। यानी इस यूनिट में हम प्रारंभिक मध्यकाल की ओर चलेंगे और गुप्तोत्तर राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी ये सभी जो टॉपिक्स होंगे उन्हें हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो होगी हमारी राजव्यवस्था। राजव्यवस्था से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रारंभिक मध्यकालीन राजव्यवस्था प्राचीन काल की राजव्यवस्थाओं में से काफ़ी अलग थी, क्योंकि ये सबसे अलग राजव्यवस्थाओं में देखी जा सकती है। इसकी विशेषताओं को समझने के लिए हमें प्राचीन काल जैसे कि मौर्य साम्राज्य और मध्यकाल जैसे कि गुप्त साम्राज्य के बीच के अंतर को समझना होगा, तभी हम राज व्यवस्था को समझ पाएंगे। मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जबकि आरंभिक मध्यकालीन राज व्यवस्था केंद्रीकृत और सामंतवादी ढांचे पर थी। यानी देखिए, जो मौर्य साम्राज्य था उसमें तो केंद्रीकृत व्यवस्था थी, लेकिन आरंभ में केंद्रीकृत के साथ साथ जो साम्यवादी ढांचा था वो भी हम मौजूद देख सकते हैं। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों ने इसमें इस अंतर को कम करने का आका, यानी जो आधुनिक इतिहासकार हैं, जो इतिहास की खोज करते हैं आधुनिक लोग, वो लोगों ने या उन लोगों ने इस अंतर को कम करने की सोची थी। लेकिन यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य की तुलना में आरंभिक मध्यकालीन राज व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत थी। यानी जो मौर्यकालीन थी उससे ज़्यादा जो आरंभिक और मध्यकालीन राज व्यवस्था थी वो अधिक केंद्रीकृत थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे राजकीय उपाधियां और उनका महत्व। यानी जो राजकीय उपाधियां होती थी और उनका क्या महत्व होता था, क्यों ली जाती थी। आरंभिक मध्यकाल में राजनीतिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण संकेतिक राजकीय उपाधियां थी। यानी जो राजनीतिक परिवर्तन होते थे या राज्य में जो भी परिवर्तन देखे जा सकते थे वो राजकीय जो उपाधियां होती थी उनके आधार पर होते थे। प्राचीन भारत में शासक राजा जैसी सरल उपाधि धारण करते थे, लेकिन मध्यकाल में यह उपाधियां अधिक भव्य और भड़कीली हो गई। यानी देखिए, प्राचीन काल की अगर बात करें तो राजा, सिंपल वर्ड यूज करते थे वो लोग राजा, अपने लिए जो राजा होते थे। लेकिन ये मध्यकाल में आते आते अधिक बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं भारी हो गई या फिर भड़कीली जैसी हो गई। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो गुप्त शासकों ने महाराजा अधिराज जैसी उपाधियों धारण की। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है महाराजा अधिराज, ऐसा इतना बड़ा सा फील हो रहा है। लेकिन पहले के लोग बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे तो वो सिर्फ राजा वर्ड का यूज़ करते थे। बट ये लोग और ज़्यादा मॉडर्न हुए और इन लोगों ने भड़कीली जैसी या फिर ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जिसे बोलने में ही लगे कि हाँ भैया कोई बड़ा इंसान आ रहा है। जैसे कि अगर मैं महाराजा बोलूँगी, ठीक है महाराज है, लेकिन अगर मैं यही वर्ड ऐसे बोलूँ महाराजा धीराज पधार रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई बहुत बड़ा इंसान आ रहा है। तो इस तरह से इन लोगों ने यूज़ करनी शुरू कर दी। इसी तरह हर्षवर्धन ने परम भट्टकर महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने परम भट्टकर महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। यह उपाधि न केवल उनकी राजनीतिक शक्ति को दर्शाती थी बल्कि उनकी धार्मिक प्रतिबद्धता को भी प्रकट करती थी। यानी ये धार्मिकता को भी दिखाती थी। अब हम देखेंगे उपाधियों का बढ़ता प्रचलन। किस तरह से छोटे छोटे शासक भी महाराजा और महाराजा अधिराज जैसी उपाधियां धारण करने लगे थे। उदाहरण के लिए मैत्रिक शासक घरसेन चतुर्थ ने परमेश्वर और चक्रवर्ती जैसी उपाधियां छोड़ी। यानी देखिए, अब छोटे छोटे जो राजा थे वो भी बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगे थे, जैसे कि महाराजा की हो गई या फिर महाराजा अधिराज, ऐसी ऐसी उपाधियां धारण करने लगे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक उपाधियां। कुछ शासकों ने धार्मिक उपाधियां भी धारण की, जैसे परमेश्वर और
परम भागवत जो उनकी धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती थी। यानी कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने जो धार्मिक उपाधियां होती हैं वो धारण की, जैसे कि परमेश्वर, जो कि हम ईश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर तो ईश्वर ही होते हैं, तो ऐसी उपाधियां भी इन लोगों ने धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पल्लव शासकों की उपाधियां। पल्लव शासक नरसिंह वर्मा द्वितीय ने 250 से अधिक उपाधियां धारण की, जैसे राज सिंह, राजाओं का शेर और शंकर भक्त, शिव भक्त। इस तरह से इन्होंने 250 से अधिक उपाधियां धारण की थी। ठीक है, इन उपाधियों से यह स्पष्ट होता है कि शासक अपनी राजनीतिक शक्ति और धार्मिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना चाहता है, इसीलिए वो लोग उपाधियां धारण करते थे ताकि वो राजनीतिक शक्ति और अपना जो धार्मिक प्रतिस्पर्धा है उसको, या फिर अपनी जो धार्मिक चीजें हैं उनको प्रकट कर सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे सामंतवादी व्यवस्था। यानी जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके बारे में। आरंभिक मध्यकालीन राजव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता सामंतवादी व्यवस्था थी, जो कि मध्यकाल में उभरी थी। सामंत संप्रभुत्व राजा के अधीनस्थ शासक होते थे और उन्हें अधीनस्थ राजा कहा जाता था। यानी जो सामंत होते थे उन्हें ही अधीनस्थ राजा भी कहा जाता था, क्योंकि राजा के बाद वही पूरा जो काम होता था, या ये कहें पूरा जो राज्य होता था उसे संभालते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामंतों की भूमिका। सामंत राजा को सैनिक सेवा प्रदान करते थे और उनके विजय और पराजय में भाग लेते थे। उदाहरण के लिए ईश्वर गुप्त जो हर्षवर्धन के दरबार में मोहर का संरक्षण थे, एक सामंत थे। यानी देखिए जो सामंत होते थे वो जो सेना होती थी उसको एक तरह से कंट्रोल करते थे और राजा की विजय या फिर पराजय में भागीदार होते थे। अगर राजा जीतेगा तो भी भैया सैनिकों पर ही तो निर्भर होता है जीतना और हारना, और सैनिक जो होते हैं वो सामंतों के हाथ में होते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं इनकी विजय और पराजय में सामंतों का बहुत बड़ा हाथ होता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामंतों की स्वतंत्रता। सामंत अक्सर अपने संप्रभुत्व राज्य से सत्ता छीनने का प्रयास करते थे। उदाहरण के लिए चालुक्य ने अपने अधीनस्थ राष्ट्रकूटों को सत्ता से बेदखल कर दिया। यानी देखिए जो सामंत होते थे वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि किस तरह से राजा से उसकी सत्ता छीन ले, क्योंकि उनके पास भी बराबर ही शासन होता था, या ये कहें बराबर ही शक्ति होती थी, और राजा से भी ज्यादा हो जाती थी कभी कभी सामंतों के पास। तो सामंत क्या करते थे, राजा से उनकी शक्तियां छीन लेते थे या राजा को वो हरा कर खुद राजा बन जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामंतों की राजनीतिक महत्व। सामंत राजा के दरबार में नियमित रूप से उपस्थित होते थे और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करते थे। यानी जो सामंत होते थे वही लोग जो राजनीतिक निर्णय होते थे उन्हें लेने का भी कार्य करते थे। सामंतवादी व्यवस्था के कारण राजनीतिक अस्थिरता और आसक्ति भी बढ़ी, क्योंकि सामंत अक्सर अपने संप्रभुत्व राजाओं के खिलाफ विद्रोह करते थे। यानी देखिए सामंतों की वजह से ही जो राजनीतिक अस्थिरता थी, आसक्ति थी, वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि सामंत ज्यादातर राजाओं को हराकर या उनके खिलाफ होकर खुद राजा बन जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आरंभिक मध्यकालीन राजव्यवस्था में प्रशासनिक केंद्रीकृत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। किस तरह से ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भूमि अनुदान का चलन। किस तरह से राजाओं ने अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। यानी जो राजा लोग होते थे वो अपने कर्मचारी या फिर उनके आसपास जो लोग होते थे जो उनका कार्य करते थे उन्हें वेतन ना देकर भूमि अनुदान में देते थे, यानी भूमि गिफ्ट में दे देते थे, जिससे सरकार को वेतन भुगतान के लिए साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती थी और सरकार को भुगतान भी मिलता था जिससे उनको संसाधन या फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय स्वायत्तता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण सभा, ब्राह्मणों की सभा और नागरम व्यापारिक नियम जैसी स्थानीय सभाएं प्रचलित थी। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें अन्य जो सभाएं थी या अन्य जो लोग थे वो भी प्रचलित थे, जैसे कि दक्षिण उत्तर में जो लोग थे वो प्रचलित थे, सभा प्रचलित थी और नागरम प्रचलित थे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे नए पदनाम। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संधि विग्रहिक, युद्ध और शक्ति के मित्र और दंडनायक सेनापति जैसे पदनाम इस काल में प्रचलित हुए। यानी ये जो पदनाम है या ये जो पद हैं या ये जो पोस्ट हैं वो अब प्रचलित होने लगी थी। इन पदों को और अधिक परिमामीय बनाने के लिए महा जैसी उपसर्ग जोड़े गए, जिससे महासंधिग्रहिक और
महादंड नायक ऐसी जो उपसर्ग हैं वो जोड़े गए थे, ताकि इन जो नाम हैं या फिर ये जो उपाधियां हैं इनको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय प्रशासन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे स्थानीय प्रशासन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ग्राम प्रशासन। गांवों के प्रशासन में स्थानीय प्रतिष्ठिता व्यक्तियों की भूमिका बढ़ गई। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में ग्राम भोजक और ग्राम कूट जैसी पदाधिकारी गांवों के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे शहरी निगम। राजाओं ने शहरी निगमों को स्वायत्तता प्रदान की। उदाहरण के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच ऐसे आदेश पत्र मिलते हैं जिससे उनकी जो स्वायत्तता है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। अब हम देखेंगे राजा की यात्राएं और प्रशासनिक निरीक्षण। किस तरह से प्रारंभिक मध्यकालीन शासक अपने राज्य का नियमित दौरा करते थे। हेंगस्वांग के अनुसार हर्षवर्धन अपने पूरे राज्य का दौरा करते थे, यानी जो प्रारंभिक मध्य काल के जो शासक थे वो अपने पूरे ही जो राज्य होता था उसका दौरा करते थे। मतलब दौरे का मतलब है विजिट करना, कि वो लोग पूरे ही राज्य को विजिट करते थे। ठीक है, और जो हेंगस्वांग हैं वो बताते हैं कि जो हर्षवर्धन जो राजा हैं उन्होंने अपने पूरे ही राज्य का दौरा किया था। हर स्थान पर अस्थायी भवन बनाते थे। यह प्रथा प्राचीन काल में अशोक के समय से चली आ रही थी, यानी हर स्थान पर ये अस्थायी भवन बनाते थे और ये प्रथा जो थी ये प्राचीन काल यानी अशोक के टाइम से चली आ रही थी। राजा की भूमिका, राजा का दौरा करना और प्रशासनिक परीक्षण करना उसके महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक था, यानी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था कि राजा अपने पूरी प्रजा या फिर पूरे राज्य को देखे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नौकरशाही का अभाव। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा का यह कार्य नौकरशाही के अभाव में था, क्योंकि उसके पास एक संगठित प्रशासनिक तंत्र नहीं था, इसी वजह से उसे दौरा करना होता था। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। क्या है यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होती थी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें भूमि अनुदान, सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्यों और चीनी यात्री हिंगस्वांग जैसे साहित्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताने वाली भूमि अनुदान के जो पेपर मिले हैं, सिक्के मिले हैं, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, चीनी यात्री हेंगस्वांग ने जो बताया है उनके स्रोतों पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। इस अवधि में कृषि, शिल्प, उत्पादन, व्यापार और नगरीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से कृषि, शिल्प, उत्पादन और व्यापार, नगरीकरण में परिवर्तन आए थे। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे कृषि का विकास। किस तरह से प्रारंभिक मध्यकाल में कृषि का निरंतर और अभूतपूर्व विकास हुआ। इस अवधि में कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अब वो कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। भूमि अनुदान का प्रचलन। किस तरह से राजाओं ने ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान देना शुरू किया। यह अनुदान कृषि के विस्तार को बढ़ावा देने का एक प्रमुख तरीका था। हालांकि यह माना जाता था कि भूमि अनुदान कृषि विस्तार परिणाम था, ना कि उसका कारण। यानी देखिए जो भूमि अनुदान है वो ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाती थी और मठों को भी दी जाती थी, और इसका जो उद्देश्य होता था वो कृषि का विस्तार करवाना होता था, ताकि कृषि में विस्तार हो सके, और ये कृषि का विस्तार का परिणाम होता था, ना कि उसके कारण की वजह से ऐसा होता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषकों की स्थिति। कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई और उन्हें राज्य की ओर से पूरा प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितात्व ने कृषि को सुधारजनक बनाने के लिए पंचक्कियों का वितरण करवाया। यानी देखिए हम कह सकते हैं 8वीं शताब्दी में जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने कृषि में सुधार करने के लिए या फिर कृषि में बढ़ोतरी करने के लिए, क्योंकि देखिए कृषि में भूमि दे दी, अगर कृषकों की संख्या कम होगी क्या कृषि हो पाएगी, तो कृषकों की संख्या भी बढ़ी, और संख्या बढ़ी तो भूमि सुधार के लिए अनेक चीजें भी करवाई गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिंचाई प्रणाली। पल्लव और पांड्य राज्यों में सिंचाई प्रणाली विकसित हुई। पल्लव राजाओं ने कांचीपुरम के आसपास कुंडों का निर्माण करवाया, जबकि पांडव राजाओं में ग्रेनाइट के जलमार्गों पर सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई। यानी देखिए जो पांडव और पल्लव थे इन्होंने सिंचाई प्रणाली को विकसित किया और आगे बढ़ा है। जो पल्लव थे उन्होंने एक कांचीपुरम में जो आसपास कुंड होते हैं वो बनवाए थे, और जो पांडव थे उन्होंने ग्रेनाइट के जलमार्ग बनवाए थे। भूमि अनुदान और भूपतियों का उदय। किस तरह से भूमि अनुदान होती थी और भूपतियों का उदय हुआ। भूमि अनुदान के कारण एक
नए वर्ग का उदय हुआ जिसे भूपति कहा जाता था। यह भूपति धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को दिए गए अनुदानों के प्राप्तकर्ता थे। यानी देखिए, जिसको भूमि दी जाती थी, जिसके पास बहुत सारी भूमि हो जाए, उसे भूपति कहा जाता था। यानी भूमि का पति, या ये कहें इतनी सारी भूमि रखने वाले व्यक्ति को भूपति कहा जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे भूमि अनुदान का प्रभाव। यानी जो भूमि अनुदान था उसका क्या प्रभाव था। अनुदान ग्राहकों को गांव का राजस्व सदा के लिए दिया जाता था और गांव के लोगों को उनके प्रति आज्ञाप्रणाय होना पड़ता। यह अनुदान ग्राही गांव के राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे और अपराधों के लिए जुर्माना वसूलने का अधिकार भी रखते थे। यानी देखिए, जो अनुदान ग्राही होते थे वो पूरे गांव की जो संपत्ति होती थी उसका एक तरह से इनके पास अधिकार होता था और सभी लोगों को इनकी बात माननी पड़ती थी। और ये एक तरह से जो भी जुर्माना करता था या जुर्म करता था उससे जुर्माना या फिर कर भी वसूलने का कार्य ये लोग करते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे कृषकों पर प्रभाव किस तरह से। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमि अनुदान के कारण कृषकों की स्थिति में गिरावट आई और वह भूपतियों के अधीन हो गए। यानी कृषकों की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा गिरने लगी और जो खुद भूमि रखने वाले कृषक थे वो भी भूपतियों के अधीन आ गए। हालांकि कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि कृषकों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, क्योंकि वह पहले की तरह ही कर चुकाते थे। यानी उन्हें कर ही चुकाना पड़ता था। अब हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस अवधि में स्वयं पर्याप्त और बंद हो गई। गाँवों में लोगों की अधिकांश आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर पूरी होने लगी थी, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी ज्यादा फल फूल नहीं रही थी। अब हम देखेंगे पारंपरिक लेन देन। गाँवों में कुंभकार, लोहार जैसे शिल्पकार किसानों को अपने उत्पादन देते थे और बदले में फसल का एक हिस्सा या जमीन का टुकड़ा प्राप्त करते थे। यानी वो आपस में ही लेन देन करने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें अर्थव्यवस्था या फिर अन्य बाहर व्यापार करने की आवश्यकता नहीं होती थी। अब हम देखेंगे व्यापार में गिरावट। इस स्वयं पर्याप्त अर्थव्यवस्था के कारण व्यापार और वाणिज्य में एक गिरावट आई थी। गांवों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बाजारी लेन देन कम हो गया, क्योंकि लोग जो थे वो अपने गांव में ही आदान प्रदान करने लगे थे। अगर किसी को भूमि चाहिए तो वो कृषक के पास चला जाता था, अगर किसी को बर्तन चाहिए तो वो लोहार या कुम्हार के पास आ जाता था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। अब हम देखेंगे शहरी अर्थव्यवस्था और नगरीकरण। आरंभिक मध्यकाल में शहरी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई। इसके कई कारण हैं। यानी देखिए, आरंभिक जो मध्यकाल था उसमें जो शहरी अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा गिरने लगी। अब उसके क्या क्या कारण थे, अब हम उन कारणों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे विदेशी व्यापार में गिरावट। किस तरह से पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के कारण भारत का विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ। यानी रोमन पतन के कारण जो पश्चिमी भारत है या फिर भारत है उसका जो व्यापार था उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। 6वीं सदी के अंत तक पूर्वी रोम साम्राज्य ने भारतीय व्यापारियों के मध्य से चीन से रोमन का आयात करना बंद कर दिया। यानी अब चीन और रोमन के साथ जो आयात होता था वो बिल्कुल बंद हो गया था। सिक्कों की कमी। किस तरह से सिक्कों की कमी हुई, इसमें आप लिखेंगे इस अवधि में सिक्कों की संख्या में कमी आई जो व्यापार में गिरावट का संकेत लाती है, क्योंकि अब व्यापार बाहर नहीं हो रहा था तो सिक्कों की कमी भी आने लगी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शहरी पतन। पुराने संपन्न नगरों का पतन हो गया और शहरी पेशेवर जैसे पुजारी और शिल्पकार गांवों की ओर पलायन करने लगे। यानी जो पुराने शहर बसे हुए थे उनका पतन होने लगा, जिसकी वजह से जो पेशेवर लोग होते थे या फिर पुजारी वगैरह थे वो गांवों की ओर चले गए, जिसकी वजह से भी जो शहर था उसकी अर्थव्यवस्था या नगरीकरण समाप्त होने लगा। अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे विद्वानों के मत। यानी जो विद्वान हैं उनके क्या क्या मत हैं। तो शहरी पतन और अर्थव्यवस्था के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यानी सभी विद्वान अपने अपने मत प्रकट करते हैं और बताते हैं। क्या बताते हैं। पतन के समर्थक। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस अवधि में शहरी अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और व्यापार में गिरावट आई। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो थी उसमें पतन हुआ और जो व्यापार था उसमें गिरावट आई थी। पतन के विरोधी कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि शहरी पतन का दौर सीमित था और इसका कारण लंबी दूरी के व्यापार में ये मंदी नहीं था। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो शहरी पतन है वो सीमित टाइम तक था, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं था, और इसका जो कारण था वो लंबी दूरी का व्यापार था। ये नहीं कि व्यापार नहीं हो रहा था, नहीं, बहुत लंबी दूरी पे व्यापार होता है, इस वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वयं पर्याप्त अर्थव्यवस्था पर सवाल।
कुछ विद्वानों ने इस अवधारणा पर सवाल उठाया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वयं पर्याप्त थी, यानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो अपने आप में ही स्वयं पर्याप्त होने लगी। सारी चीजें अपने आप ही वो लोग कर लेते थे। अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो बराबर से ले लिया, अगर किसी को अनाज चाहिए तो वो किसान के पास चला गया, अगर किसी को बर्तन चाहिए तो वो लोहार के पास चला गया, अगर किसी को खाट वगैरह चाहिए यानी बेड वगैरह चाहिए तो वो बढ़ई के पास चला गया, जिसकी वजह से स्वयं प्राप्तियां हो रही थी और इसी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो गिरने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज, यानी यहाँ की समाज कैसा था। अब अगर समाज की बात करें तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आरंभिक मध्यकालीन भारत में समाज और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि हम अभी तक देख चुके हैं कि कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। हर जगह ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम परिवर्तन देख सकते हैं, खासकर समाज और संस्कृति में। इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक स्रोतों का भी अध्ययन करना होगा, यानी हमें राजनीति के साथ साथ जो आर्थिक और सामाजिक स्रोत हैं उनका भी हमें अध्ययन करना होगा, तभी हम सामाजिक परिवर्तनों को अच्छे से समझ सकते हैं। इस अवधि में जाति व्यवस्था, नारियों की स्थिति और सामाजिक संरचना में कई बदलाव देखे गए, यानी जो जाति व्यवस्था है, नारियों की स्थिति और जो सामाजिक संरचना है उसमें हम कई बदलाव देख सकते हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन की बात करें तो आप इसमें लिखेंगे जाति व्यवस्था आरंभिक मध्यकालीन समाज का एक मुख्य प्रमुख आधार थी। इस अवधि में जाति व्यवस्था के स्वरूप और संरचना में कई परिवर्तन आए, यानी जो जाति व्यवस्था थी वो आरंभिक मध्यकाल का एक प्रमुख आधार थी और इस अवधि में जाति व्यवस्था में एक के जो स्वरूप था, यानी उसका जो स्वरूप देखने को मिलता था, उसकी जो संरचना थी उसमें कई परिवर्तन हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे जातियों का स्वरूप, किस तरह से जाति का स्वरूप था। प्रत्येक जाति एक मूल इकाई थी और जाति के सदस्य अपनी ही जाति के भीतर वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, जो कि आज भी आप देख सकते हैं कि जाति के अंदर ही विवाह होता है। ठीक है, कई जातियां एक ही क्षेत्र में हैसियत और पैसे में समान लोगों के समूह बनाती थी, यानी अगर उन लोगों के हैसियत, उन लोगों के पास जो पैसा है वो समान है तो वो लोग भी आपस में जातियां बना लेते थे, यानी अमीर लोगों का वर्चस्व था। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो आज भी होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चतुर्वर्ग व्यवस्था। यह समूह चतुर्वर्ग व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अंश बन गई। इस व्यवस्था में निम्नतर स्तर पर अस्पृश्य लोग थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा जाता था, यानी देखिए अब जो पूरा समाज था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस व्यवस्था में बढ़ गए थे, लेकिन एक और था जो इनसे भी निम्न था, जिसे अस्पृश्य कहा जाता था। ठीक है, उन्हें वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल ही बाहर रखा जाता था। ये थी वर्ण व्यवस्था और इनसे भी बाहर ऐसे लोगों को रखा जाता था जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जाति का विस्तार। इस अवधि में जाति व्यवस्था का विस्तार हुआ और कई नए समुदाय जाति व्यवस्था में शामिल हो गए थे। उदाहरण के लिए गुर्जर, हूण और कलचुरी जैसे समुदायों ने जाति व्यवस्था में अपनी जगह बनाई, यानी नई नई जो जातियां थी वो भी अब इनमें शामिल होने लगी थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे आदिवासी और कबीलाई समुदाय किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारत में बड़े हिस्से में जंगल थे जहां आदिवासी और कबीलाई समुदाय रहते थे। इन समुदायों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, किस तरह से। अब देखिए आदिवासी समुदाय, इन समुदायों में पशुचारण और आदिम कृषि समूह थे। हिंगस्वांग ने दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों को लुटेरों से पीड़ित और जंगली बताया है, यानी देखिए हिंगस्वांग ने अपनी पुस्तक में बताया है कि जो भारत था, भारत का जो कुछ क्षेत्र था वो लुटेरों से पीड़ित और जंगली होते थे, क्योंकि वहाँ जो आदिवासी लोग थे वही रहते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जाति व्यवस्था में शामिल होना। कई आदिवासी समुदाय जाति व्यवस्था में शामिल हो गए। उदाहरण के लिए शवर नामक कबीले के लोग जाति व्यवस्था में घुल मिल गए, यानी देखिए बहुत सारे ऐसे कबीले थे जो अब जाति व्यवस्था में मिलने लगे या फिर घुलने मिलने लगे। तो इसमें से आप एक उदाहरण के रूप में शबर नाम का जो कबीला है उसका लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शूद्र वर्ण में शामिल होना। अधिकांश कबीलाई लोग शूद्र वर्ण में शामिल हो गए, लेकिन कुछ सरदारों ने क्षेत्र की हैसियत का दावा किया, यानी देखिए अधिकांश जो कबीले के लोग थे वो शूद्रों में शामिल हो गए, लेकिन कुछ जो सरदार थे उन्होंने अपनी हैसियत की बात की कि नहीं भाई, हम तो उच्च हैसियत रखते हैं तो हम शूद्रों में कैसे शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
कायस्थ जाति का उदय, किस तरह से जो कायस्थ जाति है उसका उदय हुआ। कायस्थ जाति का उदय प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह जाति मुख्य रूप से प्रशासनिक और लेखा जोखा में कार्य से जुड़ी हुई थी, यानी जो प्रशासनिक लेखा जोखा का कार्य था वो कायस्थ जाति करती थी। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कायस्थ का उदय। कायस्थ का उदय गुप्त काल से शुरू हुआ और मध्यकाल में यह जाति के रूप में स्थापित हो गई, यानी जो कायस्थ हैं उनका जो उदय होना शुरू हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था और मध्यकाल आते आते ये एक जाति बन गई थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे विभिन्न समुदायों से आगमन। कायस्थ जाति में कई समुदायों के लोग शामिल थे, जिसमें कबीलाई लोग भी शामिल थे, यानी जो कायस्थ लोग थे वो एक जाति के ना होकर बहुत सारी जातियों के एक साथ इकट्ठा हो गए थे, जिसमें कुछ लोग कबीलाई लोग भी थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्राह्मणों से अलग होना। बंगाल में कायस्थों ने ब्राह्मणों से अलग अपनी पहचान बनाई और अपने उपनाम जैसे विशु, घोष, दत्त धारण किया। यानी देखिए जो कायस्थ थे उन्होंने बंगाल में अपनी एक ब्राह्मणों से अलग पहचान बनाई, जिसे अपने जो अलग उपनाम थे उनसे भी इन्होंने पुकारना शुरू किया। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन, कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें किस तरह से परिवर्तन आ रहे थे। वर्ण व्यवस्था में भी कई परिवर्तन हुए, विशेष रूप से शूद्र और वैश्यों की स्थिति में। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे कृषि का शूद्रों का कार्य करना। पहले कृषि शैवियों का कार्य माना जाता था, लेकिन इस अवधि में यह शूद्र का मुख्य कार्य बन गया। पहले जो कृषि थी वो सिर्फ शैवीय जो लोग थे वही करते थे, लेकिन आगे चल के यानी मध्यकाल आते आते जो शूद्र लोग थे वो भी कृषि करने लग गए थे। शूद्रों की स्थिति में सुधार। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ और वह भूमिधर किसान बन गए, यानी आगे चल के वो अपनी भी भूमि रखने का अधिकार या भूमि रखने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे वैश्यों की स्थिति में गिरावट। कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई और वह शूद्रों के समान आ गए, यानी जो वैश्य होते थे उनकी जो स्थिति थी उसमें गिरावट आने लगी और अब वो शूद्रों के समान माने जाने लगे थे। अब हम देखेंगे अस्पृश्यता का उदय, यानी किस तरह से जो छुआछूत है उसका उदय हुआ, यानी अस्पृश्यता का उदय हुआ। प्रारंभिक माध्यमिक काल में अस्पृश्यता का उदय हुआ और इसकी संख्या में वृद्धि हुई। यानी देखिए जो प्रारंभिक माध्यमिक काल था उसमें अस्पृश्यता का जो उदय है और उसकी संख्या में वृद्धि हुई थी। किस तरह से अस्पृश्य जातियां, चंडाल और शैपंच जैसी जातियां अस्पृश्य मानी जाती थी। इन लोगों को समाज में निम्न स्थान दिया गया था, यानी जो चंडाल और शवपंच जातियां होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्री हेंगस्वांग ने स्पर्शियों के जीवन का विवरण दिया है। उन्होंने बताया है कि यह लोग नगर के बाहर रहते थे और समाज में उनकी स्थिति दयनीय थी, यानी इन लोगों को नगर में रहने तक की अनुमति नहीं होती थी, इतनी नीची इनकी स्थिति मानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नारियों की स्थिति। अगर हम नारियों यानी लेडीज की स्थिति की बात करें तो प्रारंभिक मध्यकाल में नारियों की स्थिति में कई परिवर्तन हुए, विशेष रूप से जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं उनकी स्थिति में परिवर्तन हुए। किस तरह से, सती प्रथा इस अवधि में बढ़ी। इस प्रथा के अनुसार विधवा महिलाओं को अपने पति की चिता पर जलकर मरना पड़ता था। हालांकि इस प्रथा का सभी ब्राह्मण द्वारा समर्थन नहीं किया गया, यानी देखिए जो सती प्रथा थी जिसमें अगर किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता है तो उससे ये माना जाता था कि वो लेडी भी अपने पति के साथ ही जल जाए, यानी उसकी आग में या जो उसकी चिता की आग है उसी में वो भी मर जाए, ऐसा माना जाता था। लेकिन कुछ जो ब्राह्मण थे वो इसका विरोध भी करते थे, कुछ ब्राह्मण बस, अदरवाइज सब यही मानते थे कि लड़कियों को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्त्री धन। महिलाओं को उपहार में मिलने वाले धन, स्त्री धन उनकी स्थिति को सुधारने में मददगार नहीं थे क्योंकि वह पुरुषों पर निर्भर रहती थी। यानी देखिए जब महिलाओं की शादी होती है, आपने भी अभी भी ये चीज़ देखी होगी कि उन्हें दहेज दिया जाता है, जिसको हम स्त्री धन बोल सकते हैं। अब स्त्री धन दिया तो जाता था लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो उससे सुधरती नहीं थी, वो आर्थिक स्थिति के लिए पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे विधवाओं की स्थिति, यानी जो विधवा होती थी, जो जिनके हस्बैंड जो होते थे वो मर जाते थे बट वो सती
प्रथा नहीं करती थी, या ये कहें वो सती नहीं होती थी, वो जलती नहीं थी, विधवा बन के रहती थी, तो उनकी स्थिति कैसी थी? विधवाओं के जीवन को नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए गए थे, उन्हें सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। यानी देखिए, जो विधवा हो जाती थी उसके लिए बहुत कठोर नियम थे, यानी उनके लिए जीना बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाते थे लोग उन्हें कि नर्क से बदतर है अब तुम्हारी ज़िंदगी, ऐसा उन्हें जीवन जीना पड़ता था अगर वो सती नहीं होती। और फिर भी उन्हें प्रेरित किया जाता था कि तुम सती हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। ऐसी चीज़ें इन्हें बोला जाता था। अगर हम इस चैप्टर के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिख, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में समाज और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जो कि अभी हमने देखे कि कितने महत्वपूर्ण हम परिवर्तन देख चुके हैं। जाति व्यवस्था का विस्तार हुआ, नारियों की स्थिति में गिरावट आई और अस्पृश्यता का उदय हुआ। ये सारे परिवर्तन हम देख सकते हैं। जो हमारी जाति व्यवस्था थी उसका विस्तार हुआ, जो नारियों की स्थिति थी उसमें गिरावट आई, अस्पृश्यता बढ़ गई। यह परिवर्तन समाज की संरचना को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जो कि अभी हमने देखा। हालांकि इन परिवर्तनों के बारे में विद्वानों में मतभेद है और इस विषय पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, ताकि इस विषय को अच्छे से समझा जा सके। आई होप आपको ये पूरा ही जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी स्टडी में। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको बस एक चीज़ करनी है, वो है हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिससे आप ये सारे फीचर्स देख पाएंगे इस ऐप में, और अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो भी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इस ऐप के अंतर्गत आप अपने सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स देख पाएंगे और उन्हें सेल्फ रीड आउट कर पाएंगे। आई होप आप सभी ने इस ऐप को भी डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।